बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे ग्रामीण जीवन एवं समाज के भाग 2 पर। इसमें हम लोग देखेंगे व्यापारिक फसल और नील की खेती। हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार किसान जो है व्यापारिक फसलों की ओर और नील की खेती की ओर अग्रसर हुए, और इन व्यापारिक फसलों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने भूराष्ट्र व्यवस्था पर चर्चा किया था और भूराष्ट्र व्यवस्था के सिस्टम को हमने समझा था। आज हम लोग ग्रामीण जीवन के व्यापारिक फसल और नील की खेती का क्या प्रभाव पड़ा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, 18वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का दौर प्रारंभ हुआ। औद्योगिकीकरण का मतलब वहाँ उद्योगों की स्थापना होने लगी, नए नए वैज्ञानिक खोज हुए, और उन्हीं उद्योगों में से एक कपड़ा उद्योग भी था। कपड़ा उद्योग का जब ब्रिटेन में स्थापना हुई तो कपड़ा उद्योग के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ने लगी, और ये कच्चे माल कृषिगत उत्पादों से मिलते थे। तो औद्योगिकीकरण के चलते ब्रिटेन के व्यापारी वर्ग और कंपनी भारतीय किसानों को जो परंपरागत कृषि करते आ रहे थे उन्हें व्यापारिक कृषि की ओर मोड़ा। यहाँ देख सकते हैं हम लोग व्यापारिक कृषि, जिसके अंतर्गत अफीम, चाय, कपास, जूट, कच्चा रेशम और नील आते थे। तो कपास, जूट, कच्चा रेशम एवं नील, जिनका प्रयोग कपड़ा उद्योग में होता था, और कपड़ा उद्योग के कच्चे माल की आपूर्ति को पूरा करने के लिए ही अंग्रेजों ने और कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा और व्यापारियों के द्वारा भारत में व्यापारिक कृषि की ओर किसानों को लेकर गए। सब इससे पहले हम लोग देखते हैं कि 1833 का एक अधिनियम आया था, जिसके तहत अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार मिल गया था, और भूमि खरीदने के कारण अब वे यहाँ के भूखंड के मालिक हो गए। और इसी सिलसिले में 1835 ईस्वी में असम में उन्होंने चाय का एक बागान भी लगाया था। अभी तक चाय की आपूर्ति ब्रिटेन को चीन और अन्य देशों से हो रही थी, लेकिन अब वे भारत से इसकी आपूर्ति प्रारंभ कर दिए। अफीम की खेती भी उन्होंने प्रारंभ करवाई, और कपास, जूट और कच्चे रेशम की खेती पर भी उन्होंने जोर दिया। इन खेती पर जोर देने का मुख्य कारण था अत्यधिक मुनाफा कमाना, क्योंकि यूरोपीय बाजारों में भारतीय जूट, कपास और नील का बड़ी मांग थी, और अत्यधिक मांग होने के कारण व्यापारियों को उसमें मोटा मुनाफा हो रहा था। तो आज हम लोग इसको समझेंगे कि ये व्यापारिक फसल, जिनके व्यापार के माध्यम से व्यापारी वर्ग मोटा मुनाफा कमा रहे थे, परंतु किसानों को कोई खास लाभ नहीं हो रहा था। हम आगे चर्चा करेंगे इस पर, तो देखेंगे कि किसान को इससे ज्यादा लाभ नहीं हो रहा था। तो प्रश्न उठता है कि व्यापारिक फसल तो ये सब है, तो जो फसलें गेहूं, चावल और दाल जो हमारे घरों के आसपास हमारे गाँव में होते हैं, उन फसलों को क्या कहा जाता है? तो बच्चों, उन फसलों को हम लोग खाद्य फसल की श्रेणी में रखते हैं, जिनका हम लोग खाने के लिए उपयोग करते हैं। इन व्यापारिक फसलों में एक फसल है नील। हम लोग आज नील के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका बड़ा महत्व है भारतीय राजनीति स्वतंत्रता संग्राम में। तो नील से हम सभी अवगत हैं, हम लोग अपने कपड़ों में नील डालते हैं, उसी नील के बारे में हमको आज पढ़ना है। तो ये नील जो है एक तरह का पौधा होता था, जो 1-1.5 मीटर का करीब करीब होता था, और उसकी खेती अंग्रेजों ने करवाई। तो हम लोग नील की खेती के बारे में चर्चा करते हैं। नील की खेती, इसका उत्पादन उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में होता था। नील का उत्पादन उष्णकटिबंधीय प्रदेश में। नील का प्रयोग कपड़ा उद्योग में होता था, रंजक के रूप में, यानी कि कलर करने के रूप में। कपड़ों में इससे रंग आ जाते थे। भारतीय नील उच्च गुणवत्ता के होते थे, जिसका यूरोपीय बाजार में बड़ा ही भारी मांग थी, और भारी मांग होने की वजह से व्यापारियों को भारी मुनाफा भी होता था। यद्यपि यूरोपीय लोग अपने उद्योगों में नील के लिए अन्य एक वोड का पेड़ है, जिसके माध्यम से वे नील की पूर्ति करते थे, परंतु इनकी गुणवत्ता अच्छी होने के कारण भारतीय नील की, वे लोग भारत की तरफ आकर्षित हुए और यहाँ के किसानों को नील की खेती के लिए प्रेरित किया। तो हम लोग देखते हैं कि नील की खेती के जब प्रेरित किया, तो उन्होंने 2 प्रकार की भूमि पर इसकी खेती की अवधारणा बनाई। एक निज खेती और दूसरा रैयती खेती। निज खेती
में बगान मालिक अंग्रेज थे, जिन्होंने इस अधिनियम का लाभ उठाकर भारत में भूखंड खरीद लिया था। तो निज खेती पर बगान मालिक वैसे जगहों में अपनी नील की खेती करना प्रारंभ किए जहां पर कि भूमि उपजाऊ हो, पर्याप्त मजदूर वहां हो और फैक्ट्री के आसपास ही नील की खेती हो। इसमें एक और शर्त थी, यदि आपको नील की खेती करनी है तो 1 बीघे नील की खेती के लिए आपको 2 हल चाहिए, यानी 4 बैल भी आपको रखने होंगे। इस प्रकार से नील की खेती निज खेती के रूप में अंग्रेजों ने प्रारंभ कराई। दूसरा है रैयती खेती। इसमें रैयती का शब्द हमारे राष्ट्र व्यवस्था में भी आया था, जिसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत हमने इस शब्द को देखा था और इसके महत्व को भी हम लोगों ने समझा था। तो रैयती खेती यानी कि रैयती में जो किसान या रैयत जो खेत का मालिक होता था, परंतु बगान मालिक से उन्हें अनुबंध करना पड़ता था और अनुबंध के आधार पर उन्हें सस्ते दर पर ब्याज मिलता था। अनुबंध के आधार पर उन्हें अपनी कुल जमीन का 1/4 भाग यानी 1/4 भाग में उन्हें नील की खेती करनी होती थी। परंतु जब नील का फसल तैयार होता था तो उन फसलों को वह नील बगान मालिकों को सौंप देते थे, जिसका मुनाफा नील बगान मालिक उठाते थे और किसान को बहुत कम पैसा उसके लिए उन्हें भी पाता था, जिससे किसान जो कर्ज लेकर खेती करते थे वह पुनः कर्ज में ही डूबे रह जाते थे। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि व्यापारिक कृषि के अंतर्गत इन फसलों का उत्पादन भारत में अंग्रेजों ने अपने हित के लिए प्रारंभ करवाया और नील की खेती भी उन्होंने अपने कपड़ा उद्योग के लिए करवाया। लेकिन इन खेती से भारतीय किसानों को कुछ लाभ नहीं हुआ, उनको केवल हानि और हानि हुई, क्योंकि नील की खेती की जब जिस भूमि पर खेती की जाती थी तो उसकी जड़ें जमीन में अंदर जाती थी। इसके कारण जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी और किसान की वह भूमि बंजर पड़ जाती थी। इन परिस्थितियों के कारण, मुनाफा नहीं होने के कारण भारतीय नील किसान ने नील की खेती करने से साफ मना किया और उन्होंने संगठित होकर सभी किसान नील बगान मालिकों के खिलाफ आंदोलन किया, जो नील विद्रोह के नाम से जाना गया। बच्चों, हम लोग नील विद्रोह के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो विद्रोह 1859 और 60 ईस्वी में हुआ, जिसका प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पड़ा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आज हम लोगों ने ग्रामीण जीवन एवं समाज पर व्यापारिक फसल नीति खेती के प्रभाव के बारे में हम लोगों ने समझा। थैंक यू।